अमृता और योगेश की शादी को 1 वर्ष कंप्लीट हो चुका था। अमृता पुलिस में एसपी पद पर नियुक्त थी और ये जो योगेश था ये एक बिजनेसमैन था। इसकी खुद की कंपनी थी जिसमें बेडशीट और गद्दे और जो तकिए थे वो बना करते थे। 1 साल जब गुजरा तो 1 साल गुजरने के बाद योगेश का जो बिजनेस था वो उसमें मुनाफा नहीं हो पाता है, वो ठप सा पड़ जाता है, जिसकी चिंता उसे लग जाती है। और जो एसपी साहिबा होती हैं यानी कि योगेश की पत्नी, उनका जो कैरियर था वो बुलंदियों पर चढ़ने लगता है। योगेश की असफलता और अमृता की सफलता के बीच इतनी दूरियां बन जाती हैं कि अब उन दोनों का जो रिश्ता था उसमें भी खटास पड़ने लगती है। उन दोनों में अब पति पत्नी का जो रिश्ता था उसमें गैप पड़ने लगता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक दिन जब एसपी साहिबा अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती हैं अपनी कार से, तो रास्ते में एक आईएएस ऑफिसर का घर पड़ता है। तो वो देखती हैं कि कुछ 10-12 लड़कियां गेट पर खड़ी हैं और पुलिस वाले जो हैं उन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं वो भाग नहीं रही हैं। तो एसपी साहिबा थी, उन्हें खतरा महसूस होता है, तो वो अपनी गाड़ी को रुकवाती हैं और फिर गेट पर पहुंचती हैं। वो लड़कियों से उनके जमाव होने के कारण पूछती हैं कि तुम यहाँ क्यों इकट्ठी हो और क्या देख रही हो। तो जो लड़कियां थीं वो एसपी साहब से कहती हैं कि हम जो देख रहे हैं उसे तुम भी देखो और तुम भी लाइन में लग जाओ। दोस्तों, ऐसा सुना एसपी साहिबा ने तो वो देखने लगी। तो वो गेट से झांकने लगी तो देखती हैं कि जो आईएएस साहब हैं वो अपना गार्डन में चाय पी रहे हैं। दोस्तों, जो आईएएस था इनका नाम रवि सक्सेना था, जो कि देखने में काफ़ी हैंडसम थे। जब एसपी साहिबा ने देखा तो उसे देखने के बाद वो दंग रह गई और उसे पहली नज़र से ही प्यार करने लगी, उसे अपने मन में बसा लिया, उसे अपने दिल में बसा लिया। दोस्तों, अब उसके जो दिन गुजरते थे वो केवल रवि सक्सेना की याद में ही गुजरते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अमृता ने जो रवि था उससे मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मिलने में उससे चूक हो जाती, उससे वो मिल नहीं पाती। तो वो अब उससे मिलने के लिए बहाने लगाना शुरू कर देती है और एक से एक आइडिया लगाती है। एक दिन वो अपनी सिंपल वर्दी में अपने घर से निकलती है और रवि सक्सेना जब अपने ऑफिस के लिए, डीएम मजिस्ट्रेट ऑफिस के लिए जब अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठते हैं, तो जो एसपी साहिबा होती हैं सिंपल वर्दी में थी, तो वो उनकी गाड़ी के सामने आ जाती हैं और गिर जाती हैं। अब जब जैसे ही वो गिरती हैं तो जो डीएम साहब थे रवि और जो ड्राइवर था वो घबरा जाते हैं। वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उस एसपी साहिबा को, जिन्हें मालूम नहीं था कि वो एसपी साहिबा हैं, उन्हें अपने गाड़ी में अंदर डालते हैं और उसे हॉस्पिटल के लिए ले चलते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही गाड़ी चल पड़ती है तो वैसे ही एसपी साहिबा अमृता बैठ जाती हैं और कहती हैं डीएम से कि आप मुझे बुरा मत मानना, मैंने ये सब आपसे मिलने के लिए किया है। ये जब सुना कि ये नाटक है तो डीएम रवि सक्सेना ने उससे कहा कि मजाक की भी कोई हद होती है, अगर तुम्हें मिलना था तो तुम मेरे घर में ही आ सकती थी। तो एसपी साहिबान ने कहा कि मैंने कई बार मिलने की कोशिश की, मैं आपसे मिल नहीं पाई। रवि सक्सेना उससे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो और हमसे क्यों मिलना चाहती हो। तो बोलते हैं कि हम जो हैं आपसे प्यार करते हैं और हम आपसे के बिना अब कभी रह नहीं पाएंगे। ये सुना कि रवि सक्सेना ने कि ये मुझसे प्यार करती है तो पूछ कहता है कि तुम मुझे जानती हो, मैं एक आईएएस हूँ और एक मामूली सी लड़की से कैसे प्यार कर सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना शुरू भी किया तो मेरी जो नौकरी है वो खतरे में पड़ जाएगी, तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। फिर इसका जवाब जब दिया सक्सेना को उस एसपी साहिबा अमृता ने, तो बोली कि मैं एक एसपी हूँ और इसी
जिले में तैनात हूँ। रवि सक्सेना ने जब सुना कि वो एसपी है तो दोनों ने फिर बातचीत की और दोनों ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोस्तों, इस तरह से उन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है और दोनों की जो गाड़ी थी वो पटरी पर चलना शुरू करती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोस्तों, रवि सक्सेना जो था वो एक सिंपल सा और सच्चा प्यार करने वाला बंदा था। उसने जब देखा कि जब एसपी साहिबा हैं वो उससे प्यार करती हैं तो वो उससे शादी के लिए कहता, क्योंकि अमृता ने डीएम साहब को नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। उसने बताया था कि वो एक कुंवारी है, लड़की है। तो डीएम साहब ने उससे शादी करने की कई बार बातचीत की। तो एसपी साहिबा उससे कह रही थी कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ, 2-3 महीने और रुक जाइए, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। दोस्तों, ऐसे चलता रहता है। अब एसपी साहिबा और डीएम के बीच में की शादी में जो बीच में रोड़ा था वो था योगेश। अब अमृता जो थी चाहती थी कि योगेश को किसी भी तरीके से बीच में से हटाया जाए और उससे तलाक लिया जाए। तो दोस्तों, वो उससे तलाक लेने के लिए तरकीब सोचने लगती है और एक दिन वो योगेश से कहती है कि चलिए आज हम मार्केट घुमाते हैं और मार्केट से कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। जो योगेश था वो अपनी टेंशन में रह रहा था। तो जब उसने उसकी पत्नी ने उससे कहा कि चलिए मार्केट चलते हैं, तो योगेश कहता है कि चलो चलते हैं मार्केट, मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों, फिर वहाँ से वो मार्केट चल जाते हैं और मार्केट में जब जाते हैं तो अमृता देखती है कि कुछ लोग जो हैं वो एक लड़की को पीट रहे हैं। तो एसपी साहिबा अपना फर्ज धर्म निभाते हुए, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए गाड़ी से उतरती है और उन लड़कों के पास जाती है और उस बच्चे को बचाती है। दोस्तों, जैसे ही वो वहाँ जाती है, बच्चे को बचाती है, तो जो एक लड़का था जो बदमाश था वो अमृता पर हाथ उठा देता है। अमृता पर जैसे ही हाथ उठाता है तो उसका पति योगेश वहाँ पहुँचता है और उस लड़के में पास में पड़े एक डंडे से वार कर देता है। वो उसकी सीधा वार उसकी खोपड़ी पर करता है। दोस्तों, खोपड़ी पर जैसे ही वार करता है पीछे से तो उस लड़के की ऐन मौके पर ही मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में वहाँ पर शोर मच जाता है। लेकिन दोस्तों, सभी लोग जानते थे कि इस योगेश ने उस लड़के को जानबूझकर नहीं मारा है, केवल अपनी पत्नी के बचाव में और उस लड़के के बचाव में मारा है। दोस्तों, पत्नी ने पत्नी धर्म निभाने की कोशिश की, लेकिन उसने पत्नी धर्म नहीं निभाया और उसने अपनी ड्यूटी को महत्व दिया और उसने अपने पति योगेश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसने उसे लॉकअप में बंद कर दिया और उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सज़ा बहुत कम से कम दिलवाऊंगी और तुम्हारे फेवर में बात करूंगी। दोस्तों, ऐसा कहा और अपने जब घर गई तो घर जाने के बाद उसके मन में अब विचार आने लगा कि अब मेरे बीच में जो रोड़ा था वो अब सलाखों के पीछे हो सकता है अगर मैं चाहूँ तो। दोस्तों, बस वो इसी बात को सोचती है और सोचते हुए अपने पति के खिलाफ में लोगों के विरुद्ध खड़ा करती है, अपने पति के विरुद्ध खड़ा करती है कि वो उसके खिलाफ गवाही दें। लेकिन दोस्तों, जो सभी लोग थे वो अमृता और योगेश के खिलाफ गवाही नहीं दे रहे थे। कह रहे थे कि योगेश ने तुम्हारी जान बचाई और उस लड़के की जान बचाई, वो बेकसूर है, उसे हम सजा नहीं दिलवा सकते हैं। अब अमृता को ये महसूस होने लगा कि योगेश को सजा दिलाना बड़ा ही मुश्किल है। तो उसने और चाल चलना शुरू की और एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन वकील को चुना कि वो उसका केस लड़े और योगेश को अंदर करवाए। दोस्तों, आप देख लीजिए कि एक पत्नी जो कि एक पति की रक्षा करनी चाहिए, वो अपने पति की रक्षा नहीं करती है और अपने आशिक से शादी करने के लिए अपने पति के विरुद्ध उसे बेकसूर जेल में सजा काटने के लिए एक वकील को नियुक्त करती है। दोस्तों, अगले दिन जब एसपी साहिबा उस थाने में जाती हैं और वहाँ पर केबिन में बैठ कर के केसों को पढ़ती हैं तो वहीं पर रवि सक्सेना आ जाता है और उससे बातचीत करता है।
वो उससे ऐसे बातचीत करता है जैसे उसका वो प्रेमी हो। दोस्तों वास्तव में दोनों प्रेमी थे। जब योगेश लॉकअप से ही उन्हें बातचीत करते हुए देखता है तो पास खड़े हवलदार से वो पूछता है कि ये लड़का कौन है जो ऐसी बातें कर रहा है मेरी पत्नी से। तो हवलदार बोलता है कि ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन ये जो लड़का बैठा है ये कोई मामूली लड़का नहीं है, ये तो आईएएस है इस जिले का, और इससे जो हमारी एसपी साहिबा हैं ये प्यार करती हैं और हर रोज ये यहाँ मिलने आता है। और एसपी साहिबा भी, जब मैं इनके साथ जाता हूँ तो एसपी साहिबा भी इनसे बात करती हैं, इससे मिलने जाती हैं। दोस्तों जब ये सुना कि एसपी साहिबा उस आईएएस से प्यार करती हैं तो इसके बाद में जो योगेश था उसका दिल टूट जाता है। एक तो वो खुद की चिंता में जी रहा था कि उसका बिजनेस ठप पड़ गया है, आगे नहीं चल पा रहा है, जिंदगी में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब दूसरा जब उसने ये सुना कि उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़ने वाली है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसकी जो मेंटल हेल्थ थी वो डैमेज हो जाती है, यानी कि वो पागल हो जाता है। वही लॉकअप में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हवलदार जो सभी थे, कांस्टेबल थे उस थाने के, सभी इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद में एसपी साहिबा और एसएचओ दरोगा वहाँ पहुँचते हैं और लॉकअप से बाहर निकालते हैं उसे और डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। डॉक्टर वहाँ आता है और उसका मेडिकल टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद में जो डॉक्टर होता है बोलता है कि ये मेंटल इश्यू का पेशेंट है, उसे मेंटल इश्यू है और ये पागल है, आप इसकी दवा और इसके इलाज के लिए आप इसे पागल खाने में भेज दीजिए। दोस्तों इसके बाद में जो उसे आगरा के पागल खाने में भेज दिया जाता है। दोस्तों आगरा के पागल खाने में जैसे ही जाता है तो अमृता के मन में खुशी के लड्डू दिखने लगते हैं और वो खुशी से झूमने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसके रास्ते में जो रोड़ा था वो अब पूर्ण रूप से हट चुका था। एक तो उसका पति पागल हो चुका था और उसे अब कुछ भी याद नहीं था। ऐसे ही चलता रहता है। उसे योगेश को पागल खाने में रहते हुए 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं। 10 से 12 दिन गुजरने के बाद में जो एसपी साहिबा होती हैं वो डिवोर्स पेपर लेकर के जाती हैं और अपने साइन तो पहले से ही कर चुकी थी वो, और योगेश के भी साइन करवाती हैं। लेकिन दोस्तों वो पागल था और अपना नाम भूल गया था, वो साइन कैसे करता। तो एसपी साहिबा योगेश नाम को लिखती हैं और कहती हैं कि ऐसा ऐसा बनाओ। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि मेंटली इश्यू कितना भी आ जाए, कितनी भी हो जाए, जो दिमाग है वो दिमाग रहता है। जब योगेश को ये बताया जाता है कि ऐसे लिखो तो ऐसे लिखो, तो वो ऐसे ऐसे लिख करके ऐसे ही लिख देता है और वैसे ही लिखता है जैसे वो अपने साइन किया करता था, क्योंकि दोस्तों हाथ की जो प्रैक्टिस थी वो कहीं नहीं गई थी। तो इस तरह से उनका आपस में डाइवोर्स हो जाता है। दोस्तों तलाक होने के बाद में एसपी साहिबा जो होती हैं वो अब आईएएस सर से कहती हैं कि अब आप हमसे शादी कर सकते हैं। दोस्तों आईएएस रवि सक्सेना ने जब एसपी साहिबा के मुंह से सुना कि वो शादी करने के लिए तैयार हैं तो आईएएस साहब कहते हैं कि ठीक है, हम 1 साल बाद तुमसे शादी करेंगे, तब तक हम तुम्हारे रिलेशन में रहते हैं। अब दोस्तों एक दिन जो योगेश होता है वो जैसे तैसे करके उस आगरा के पागल खाने से भाग आता है। और दोस्तों किस्मत का खेल देखिए, योगेश उसी घर पर, उसी चौखट पर जाकर के बैठ जाता है जो चौखट उसके मित्र की होती है, जो कि उसके बचपन का दोस्त था और साथ में ही पढ़ा करता था। वो घर उसके बचपन के दोस्त राहुल का होता है। राहुल के घर पर वो रात भर वहीं बैठा रहता है और सुबह जब होती है, राहुल जब घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि एक पागल सा बैठा है, भिखारी सा बैठा है। तो उसकी जब वो शक्ल को देखता है तो उसे देखने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो उसे सीने से लगा लेता है और उसे अंदर घर में ले जाता है। दोस्तों घर में जाने के बाद जो राहुल के माता पिता थे वो योगेश को प्रेम करते हैं, उसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगेश को कुछ भी याद नहीं था। अब राहुल के माता पिता को और राहुल को लगने लगता है कि शायद इसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है।
दोस्तों फिर राहुल और राहुल के माता पिता योगेश को एक अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है। दोस्तों डॉक्टर अच्छा था, प्राइवेट स्कूल था, महंगा था, महंगी फीस थी उसकी। तो जो डॉक्टर था वो योगेश को 4 महीने के अंदर ही सही कर देता है, और 4 महीने के अंदर जब वो सही हो जाता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। योगेश जो था राहुल के घर में ही था, तो राहुल के माता पिता उससे बातचीत करते हैं कि बेटे तुम्हारी ऐसी जो स्थिति है वो कैसे हुई और तुम पागल कैसे हुए। तो योगेश उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताता है कि उसका बिजनेस था वो ठप पड़ गया था, और उसकी जो पत्नी है वो एक आईएएस ऑफिसर से प्यार करती है और उसकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो वो इसे झेल नहीं पाया और ऐसे ऐसे पागल हो गया। दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी योगेश की। जब राहुल और राहुल के माता पिता ने सुनी तो वो भी दंग रह गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। इसके बाद में योगेश अपने दोस्त और अपने माता जो राहुल के माता पिता थे उनका एहसान मानते हुए उनसे विदा लेता है। कहता है कि मैं आपका ये जो एहसान है उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरी जो सेवा की है, मैं आपकी इस सेवा के बदले में आपकी सेवा ज़रूर करूंगा। दोस्तों ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में दोस्तों उसकी कंपनी डूब चुकी थी, वो कहीं का भी नहीं रहा था। अब वो सोचता है कि अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाए। तो उसके मन में एक नेगेटिव विचार आता है कि कुछ नहीं करेगा, केवल रोड पर सड़क पर भीख ही मांगेगा। ऐसे ही वो यही सोचता है और सोचते सोचते फिर भीख मांगने लगता है। एक दिन योगेश को अपनी पत्नी की याद आ जाती है भीख मांगते मांगते, और सोचता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया और धोखा देने के बावजूद भी उससे तलाक नहीं लिया है। तो वो सोचता है कि जब भी उसकी पत्नी उसे मिलेगी तो वो उससे तलाक ले लेगा। दोस्तों ऐसा ही वो सोचता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी ने धोखे में उससे तलाक ले चुकी है। जो रवि सक्सेना और अमृता की जो शादी की डेट थी वो आ जाती है और उनकी शादी होनी थी। तो शादी एक धर्मशाला में होती है। दोस्तों अब एसपी साहिबा और आईएएस साहब की, आईएएस ऑफिसर की शादी थी। बड़ा ही रुतबा था, बड़े बड़े लोग आए थे शादी में। तो शादी हो रही थी। जब शादी का जो पूरा डेकोरेशन थी वो देखी योगेश ने, तो वो उसे बहुत भूख लगती है, तो वो अंदर चला जाता है जैसे तैसे करके, गार्ड को चकमा दे करके अंदर घुस जाता है। जो सभी बाराती थे, जो घर गृहस्थी के नाते रिश्तेदार थे, वो सब अपना अपना खाना खा करके वहां से निकल चुके थे। जब बारी आती है दूल्हा और दुल्हन की खाने के लिए, तो उनके लिए एक अजीब तरह की जो वेटर लोग होते हैं वो अपनी टिप के लिए अच्छे से सजाते हैं और दूल्हा दुल्हन को वहाँ बिठाते हैं। दूल्हा दुल्हन के जो सागे संबंधी होते हैं, जो मित्र होते हैं, उन्हें उनके लिए भी चेयर लगाते हैं, बड़े अच्छे से सजाते हैं और वहाँ पर दूल्हा दुल्हन को बिठाते हैं और लोगों को भी बिठाते हैं उनके साथ के। तो ऐसे ही दोनों दूल्हा दुल्हन खाना खाने लगते हैं। दोस्तों जब दूल्हा दुल्हन खा एंड में खाते हैं तो शादी का जो फंक्शन होता है वो धीमा पड़ जाता है, क्योंकि लोग अपने अपने घर जा चुके होते हैं। तो उसी समय पर योगेश की एंट्री होती है और वो अपना खाना पीना ऐसे खाना लगता है। तो खाना खाते खाते उसकी नज़र अचानक से मेन टेबल पर पड़ती है जिस पर दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे थे। वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद देखता है कि जो दुल्हन के रूप में बनी बैठी है, जो सजी बैठी है, वो कोई और नहीं है बल्कि उसकी पत्नी अमृता है। दोस्तों अमृता को देख वो फूला नहीं समाता और तुरंत ही अपने आप से कहता है कि मुझे इससे अभी तलाक की बातें करनी है। लेकिन दोस्तों उसके मन में एक बात आती है कि साथ में दूल्हा बैठा है जो उससे शादी करना चाहता है, और अगर वो आगे बढ़ेगा और उससे कुछ बातचीत करने की भी कोशिश करेगा तो शायद जो साथ में बैठा आईएएस ऑफिसर है वो उससे शादी ना करे। तो दोस्तों वो अपने कदमों को पीछे रोक लेता है
दोस्तों, इसके बाद में जो एसपी साहिबा थी दुल्हन के जोड़े में बैठी थी वहाँ पर, जब उनकी भी नज़र उस भिखारी के ऊपर जाती है तो उसे देख कर के, उसके हुलिये को देख कर के दंग रह जाती हैं। उन्हें शायद अभी भी लगता है कि जो योगेश है वो पागल है और पागल बना घूम रहा है। तो वो उस पागल को आवाज़ देती हैं कि योगेश इधर आओ। तो योगेश को जब आवाज़ देती हैं तो सभी मित्रगण, आईएएस, रवि सक्सेना सभी हैरान हो जाते हैं कि दुल्हन आखिर में इस शख्स को आवाज़ क्यों दे रही है। दोस्तों, पति था तो उसे इसीलिए आवाज़ दी कि पति देखेगा और एक पागल है और अच्छे से आशीर्वाद देगा। तो जो मैडम साहिबा थी वो जब आता है योगेश तो उनके पैर छूती है और उस सक्सेना से भी कहती है आईएएस से कि आप भी इनके पैर छुओ, ये भिखारी हैं और ये पागल हैं और इनकी जो आत्मा है वो शुद्ध है, वो साफ है और इन्होंने जिस जिसको आशीर्वाद दिया है उसकी जो लाइफ है वो हमेशा बुलंदियों पर पहुंची है। दोस्तों, इस बात को मानते हुए आईएएस भी उसके पैर छूने लगता है। अब तक ये बात समझ में नहीं आती है योगेश के कि पैर क्यों छू रहे हैं। तो योगेश फिर वहां से चला जाता है। वो कुछ कहना नहीं चाहता था, कुछ कहता तो उसकी पत्नी की शादी टूट जाती। तो दोस्तों, जैसे ही वो जाने लगता है तो शादी थी, शादी में अच्छे अच्छे सर्विस जॉब पर जो थे, सरकारी नौकरी पर जो थे वो आए हुए थे। तो जो अमृता थी उसके साथ के कांस्टेबल भी आए थे और वहीं पर खड़े थे। तो आईएएस रवि सक्सेना ने उस कांस्टेबल से पूछा कि इतने करीबी से जानती हैं ये एसपी साहिबा, इस व्यक्ति को, कौन है ये। अब दोस्तों, एक पति जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था उसके लिए पागल हो बैठा। जब ऐसा देखा उस कांस्टेबल ने कि एक पति यहाँ आया था और अपनी पत्नी की लाइफ को डिस्ट्रॉय किए बिना ही चला गया और वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की लाइफ खराब हो और बिना कुछ कहे ही चला गया। जब ये देखा उस कांस्टेबल ने तो उससे रहा नहीं गया और जैसे ही आईएएस ऑफिसर ने उससे पूछा कि कौन था ये भिखारी पागल सा, तो तुरंत ही उस कांस्टेबल ने उस आईएएस ऑफिसर से कह दिया कि ये जो भिखारी था ये कोई और नहीं है, ये आप जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं एसपी साहिबा से, इनका ये तलाकशुदा पति है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद में वहाँ पर जितने भी मेहमानगण खड़े थे वो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि ये कांस्टेबल आखिर बोल क्या रहा है और ऐसा बोल क्यों रहा है। रवि सक्सेना को एक बात के लिए तो विश्वास ही नहीं होता। फिर उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी एसपी साहिबा से पूछा कि क्या ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है। तो एसपी साहिबा उनसे बोलती हैं कि ये जो कांस्टेबल है ये भी पागल हो गया है और ऐसी महकी बहकी बातें कर रहा है, इसे कुछ भी नहीं पता है और इसे अभी तुरंत इस शादी से निकलवाओ। दोस्तों, आईएएस जो होता है वो ऐसी झूठी कहानियों को अपनी जेब में रखता है और अपनी पत्नी जो होने वाली थी उस पर विश्वास नहीं करता है और तुरंत ही जांच पड़ताल लगाता है और अपने बंदों से कांटेक्ट करता है, पूछता है कि इस बंदे की खोजबीन की जाए। दोस्तों, 10 मिनट ही होते हैं और 10 मिनट के बाद में ही आईएएस रवि सक्सेना को पता चल जाता है कि ये जो लड़का है ये वास्तव में इस लड़की का, एसपी साहिबा का तलाकशुदा पति है। दोस्तों, जब उस लड़की की असलियत समझी तो उन्होंने तुरंत उस योगेश को जाते हुए रोका और उसे अपने पास बुलाया और उससे बातचीत की और उससे कहा कि भाई एक बात बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी से शादी करने वाला था और तुमने मुझे शादी करने से रोका नहीं, अपनी पत्नी को रोका नहीं, ऐसा क्यों किया। तो योगेश ने कहा कि मैंने
इससे हमेशा प्यार किया था, ना कि इसके रुतबे से। और इसने मुझसे प्यार किया या नहीं किया मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैंने हमेशा इससे प्यार किया। और मैं जिस चीज़ से, जिस व्यक्ति से, जिस इंसान से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, उसे कभी भी मुरझा नहीं सकता, उसे कभी भी दुख की हालत में नहीं दे सकता। अगर मैं यहाँ कुछ बोलता तो शायद आप इससे नाराज़ हो जाते और आप इससे शादी ना करते। मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आया था कि आप इन दोनों की शादी हो रही है, मैं तो वैसे ही अंदर आया चला था खाना खाने के लिए। लेकिन मैंने जब आपको और इस अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखा तो मैं से रहा नहीं गया और अंतिम बार देखने के लिए आ गया। तो ये सब सुनने के बाद में आईएएस साहब की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि वो फिर कहते हैं कि जो लड़की अपने सगे पति की नहीं हुई, जान से ज़्यादा प्यार करने वाले पति की नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी। दोस्तों, बस वो ऐसा कहते हैं और एसपी साहिबा में धक्के मार करके उसे उस जगह से साड़ी जो पहन रखी थी वैसे ही हालत में उसे घेर देते हैं और फिर वहाँ से शादी तोड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और एक आईएएस ऑफिसर को धोखा देने और अपने आप को एक एक कुंवारी लड़की बताने के जुर्म में एसपी साहिबा की अ, वर्दी छीन ली जाती है और उन्हें तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, सस्पेंड होने के बाद जो जिंदगी थी एसपी साहिबा की वो बस से बदतर हो जाती है और जो योगेश था वो फिर से अपने आप को उस भिखारी के दलदल से बाहर निकालते हुए फिर से अपने आप को मोटिवेट करता है और मोटिवेट करने के बाद अपने आप को दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करता है और फिर मेहनत और मजदूरी करता है। दोस्तों, जो ये कहानी है हमें ये सिखाती है कि अगर आप आधी को छोड़ करके पूरी के लिए भागेंगे तो आपको ना तो पूरी मिलेगी और ना ही आपको आधी मिलेगी। तो मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से केवल यही कहना चाहूँगा कि आपको जो दिया है उसी पर जिएं, उसी के साथ जिएं। अगर आप चाहते हैं कि आप उससे कुछ बेहतर पा सकते हैं तो उसे खोइए मत, बल्कि आप उसके साथ साथ में कुछ और अर्जित करने की सोचिए। आप अगर उसे खो करके कुछ अर्जित करने की सोचेंगे तो आप ना तो यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।